मैं कम यस कम इन, बैठ जाए। हाँ बैठ जाए। आपने वैक्सीन लिया हुआ है? यस सर, दोनों ही डोज लिया है? दोनों डोज दे दिया है सर। कोई कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है ना? नो नो सर। साकेत कुमार, यस सर। अपने विषय में एक संक्षिप्त जानकारी दें हमें। मेरा नाम साकेत कुमार है। साकेत का अर्थ कृष्ण होता है। पापा का नाम प्रदीप कुमार राय है, वो एक टीचर हैं। मम्मी का नाम लालसा राय है, वो भी एक टीचर हैं। मेरे एक भाई और एक बहन है। मैंने अपने 10th बिहार बोर्ड से किया था, जिसमें मुझे 78% मार्क्स मिले थे। 12th भी मैंने बिहार बोर्ड से किया था, जिसमें 63% मार्क्स मिले थे। ग्रेजुएशन में मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से किया था। मैंने बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से किया था। मुझे क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना पसंद है, और साथ में बच्चों को पढ़ाना भी थोड़ा बहुत पसंद है। साकेत, आपने 2014 में 12th किया और ग्रेजुएशन 4 साल लग गए आपको करने में? सर दरअसल बात ये है कि वो बिहार यूनिवर्सिटी वो 1 साल डिले थी, तो इसलिए उसमें अच्छा, मुझे सेशन डिले था, इसकी वजह से सर। हुआ यस है। सर। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय से? अभी किया नहीं है सर, मैंने 2021 में एडमिशन लिया था और 2023 में कंप्लीट होगा सर। 21 में लिया है आपने, तो आप किस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हिस्ट्री से कर रहा हूँ सर। हिस्ट्री में कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी है, स्पेशलाइज पीरियड भी है आपका? नहीं सर, अभी स्पेशलाइज्ड हिस्ट्री में एमए कर रहे हैं ना? एमए कर रहा हूँ। तो आप तो सेकंड ईयर में होंगे एमए के? यस सर, अभी सेकंड ईयर सेकंड में। ईयर में तो कुछ तो स्पेशलाइजेशन होगा। सर दरअसल अभी मैं इस बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं समझा बात आपकी? मतलब मैं अभी डीयू से कर रहा हूँ, लेकिन कोविड की वजह से मैं कॉलेज भी नहीं कर पाया, और ऑनलाइन क्लासेस गांव में अवेलेबल नेटवर्क वगैरह की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पाता था सर। तो अभी इतिहास में आपकी इतनी अभिरुचि है साकेत, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको अगर चॉइस दिया जाएगा तो आप एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कौन सा इतिहास पढ़ना मैं चाहेंगे? मॉडर्न इंडिया में ये करना चाहूँ। मॉडर्न इंडिया में ही यस चढ़ना सर। चाहेंगे। बिहार के विषय में कहा जाता है साकेत कि परमानेंट सेटलमेंट का नाम आपने सुना होगा। यस सर। किसने लगाया था परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉर्ड सर। कॉर्नवालिस ने लगाया था। कहा जाता है, प्राय ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट से बिहार का बहुत नुकसान हुआ है। यस सर। उसका जो एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की, वो हरदम के लिए समाप्त हो गई, परमानेंटली समाप्त हो गई परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। यस सर। ऐसी धारणा क्यों है और क्या आप इस पर विश्वास रखते हैं? यस सर, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में अगर देखा जाए तो उसमें पूरी तरीके से वो ब्रिटिश के पक्ष में थी। इसके पहले जितनी भी राजस्व वसूलने की पद्धति थी, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही थी, जो ब्रिटिश के लिए अनुकूल नहीं हुई थी। इसमें परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से ब्रिटिश साल में एक निश्चित राशि इकट्ठा करना चाहते थे, जिसका उपयोग वे लोग अपने अन्य फायदे के लिए या अपने अन्य लाभों के लिए उसका उपयोग कर सकें। जिसके लिए उन्होंने किसानों पर उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कर वगैरह लगा दिया था, जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी कर्ज के दबाव में ये आ गए। बहुत सारे इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई थी किसानों को। ये मनसबदारी सिस्टम क्या है और रैयतवारी सिस्टम से ये कैसे फ़र्क है? मनसबदारी व्यवस्था तो सर वो मुगल काल क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मनसबदारी व्यवस्था में ये कहा जाता है कि अकबर के काल में जो भी मतलब अधिकारी थे, उन लोगों को एक क्षेत्र बांट दिया जाता था, और उस क्षेत्र में उन लोगों को अपना राजस्व इकट्ठा करने का और उसका अधिकार दे दिया जाता था। उसी को मनसबदारी प्रणाली कहा जाता है। रैयतवारी? रैयतवाड़ी प्रणाली को साउथ इंडिया में ये लगाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसमें 1822 में, जिसमें ये मुनरो और रीड ने उसको लगाया था, जिसमें ये कहा गया था कि मतलब वो सीधे किसानों से कर वसूलने की एक पद्धति थी सर। चलिए, धन्यवाद। साकेत, जी सर। साकेत एक शहर का भी नाम है, किस शहर का नाम? अयोध्या का सर। किस नदी के तट पर है? ये सरयू नदी के तट पे है सर। और साकेत एक साहित्यिक रचना का भी नाम है, कौन है रचनाकार? सर ये मैथिली शरण गुप्त की रचना का। रचना का कथानक क्या है? उसमें सर ये राम के वन गमन का और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जो त्याग है, उसके संदर्भ में ये रचना है सर। उर्मिला की 3 बहनों का नाम बताइए। उर्मिला के 3, सीता, मांडवी, और एक का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। किसकी पत्नी का नाम भूल गए आप? शत्रुघ्न की पत्नी का सर। अभी जो बिहार सरकार ने बजट पेश किया है इस यस वर्ष, सर। उसमें कुल व्यय कितना करने की योजना है? 2,37,000
691 लाख करोड़ सर। अच्छा, उसमें से कितना राजस्व मदों पर खर्च होगा और कितना पूंजीगत मदों पर? 1,91,000 सर, एग्जैक्टली याद नहीं। 235 में से 191 राजस्व मदों पर ही खर्च हो जाएगा, तो पूंजीगत मदों के लिए बच गया 44-45 हज़ार करोड़ का समथिंग करोड़ सर। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये बजट की जो व्यय की संरचना है ये स्वस्थ है? नहीं सर, पूंजीगत व्यय पे ज़्यादा खर्च, मेरे हिसाब से पूंजीगत व्यय पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए बनिस्बत राजस्व व्यय के सर। अच्छा, ये जो फिर भी 44-45 हज़ार करोड़ रुपए एक वर्ष में सरकार खर्च करने का सोच रही है, ये किन परियोजनाओं पे खर्च होने वाला है पूंजीगत जो व्यय है? कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं बताइए जो बिहार सरकार के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हों, महत्वाकांक्षी। सर मैं अभी बजट को उतने अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री के साथ निश्चय क्या क्या है? मुख्यमंत्री के साथ निश्चय सर, सबसे पहले शिक्षा, महिलाओं में शिक्षा। मुझे ये सातों याद नहीं है सर एग्जैक्टली। अच्छा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए। यस सर। उसके 8 पद याद है? 8 तो नहीं याद है, उसमें से कुछ याद है सर मुझे। अष्टांगिक का मतलब 8 अंग होते हैं। यस सर। वो तो मुख्यमंत्री के साथ निश्चय भी याद नहीं है, बुद्ध के 8 अंग भी नहीं याद है। मैं इसको जाके ये करूँगा सर, पढ़िएगा। यस। अरे ठीक है, अभी संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो सुनाइए, आपको याद है? सर मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ सर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक बोल रहे हैं, बताइए। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा, आपने अच्छा प्रयास किया, काफ़ी हद तक आपको याद है, कई लोगों को याद नहीं रहता है। तो ये बताएं कि ये जो समाजवादी शब्द अंतः स्थापित किया गया, इंसर्ट किया गया जी 1976 के 42वें संशोधन में, इसका होना क्या ज़रूरी है संविधान में? क्योंकि अब 91 के बाद तो हम आर्थिक उदारीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, LIC का भी निजीकरण करने जा रहे हैं। सर निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी शब्द हमारे संविधान में भले ही पहले से नहीं रहा हो, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, संविधान की जो भावना थी, वो हमेशा से ही समाजवाद और वंचितों के उत्थान के लिए। संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी, अम्बेडकर साहब की क्या राय थी? वो इसके विरोधी थे कि समाजवादी शब्द डाला जाए, क्या तर्क थे उनके? सर मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। साकेत। यस सर। ये बताएं कि बिहार के अंदर महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की एक समस्या देखी गई है। यस। कितने प्रतिशत समस्या है, कुछ भान है आपको? डाटा मुझे नहीं है। कैसे इसे दूर किया जा सकता है? मैम इसमें तो सबसे पहले मतलब महिलाओं में जब तक इसमें जागरूकता इस चीज़ को लेकर नहीं आएगी, तब तक इसको दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए महिलाओं में विशेष रूप से महिलाओं पर काम करना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके। क्या काम करने पड़ेंगे? जैसे महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, और मतलब केवल साक्षर बनाने से नहीं, उसमें उन लोगों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से उन लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। और ये जैसे ODF वगैरह, ODF अभी सरकार की जो पहल चल रही है, जो घोषित किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, सरकार की जो नीतियाँ चल रही है उसको अच्छे तरीके से पालन करना पड़ेगा और उसको अच्छे तरीके से ज़मीन पे लाना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी समस्याएं कुपोषण की दूर हो सकती हैं। और स्वास्थ्य के मामले में जैसे मिड डे मील वगैरह है, मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण भोजन देना पड़ेगा, तब जाके बच्चों में मतलब कुपोषण की समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, क्या PDS भी एक तरीका है कुपोषण को ठीक करने का? PDS तरीका है, लेकिन PDS में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, और दूसरी अगर PDS में उस तरह की खाद्य सामग्री दी जाती है तो इससे ज़रूर उससे फ़ायदा मिलेगा वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को या वहाँ के अन्य नागरिकों को। अच्छा, खाने को फोर्टिफाई करने से आप क्या समझते हैं? फोर्टिफाइड फूड? कोई बात नहीं। शराबबंदी जो बिहार में हुई, यस, ये बताएं उसका फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? मैम शराबबंदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी कदम है। इसका फ़ायदा ये है कि जो मतलब पहले लोग मतलब ऐसे शराब पी के जो असामाजिक काम में काम करते थे, इन सब चीज़ों पे बहुत हद तक नियंत्रण हुआ है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अब शराब ऐसे तो मतलब बिकती है, लेकिन वो इलीगल तरीके से बिकती है, और उसमें
जो भी मतलब शराब कंपोनेंट्स होते हैं उनके गलत ये होते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है जहरीली शराब की वजह से। और दूसरी चीज़ है शराब कि जैसे पहले जितना लोग खपत करते थे उससे थोड़े बहुत कम हुए, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे लोग खर्च करके शराब पीने का ये आदी हो रहे हैं, और जिससे कि काफ़ी लोगों के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ा है और आर्थिक स्थिति पे भी बुरा प्रभाव पड़ा है। और क्या राज्य को भी कुछ नुकसान हुआ है? राज्य को नुकसान ये हुआ, राज्य को वित्तीय नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार के अब दो सबसे प्रमुख आय के स्रोत हैं। एक पेट्रोल पे टैक्स, मतलब पेट्रोलियम पे टैक्स, और दूसरा शराब पे टैक्स। जिसमें शराब पे टैक्स, शराबबंदी होने से गवर्नमेंट को शराब पे जो वित्तीय लाभ होता था वो बहुत नुकसान हुआ है। कमाई का कितना प्रतिशत रहता था ये जो शराब पे टैक्स होता था? ऑलमोस्ट राज्य सरकार की कमाई का मैं अगर अनुमान करूं तो लगभग 20 से 25% में। बहुत बड़ा नंबर है। ये बताएं कि आप फिजिक्स के छात्र रहे हैं। यस। क्या ये जो अलग अलग प्रकार के लेंस होते हैं? यस मैम। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यस। क्या क्या उपयोग में आते हैं? कॉनकेव लेंस का उपयोग मैम जैसे जब हम दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग के करते टाइम उसका कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। और जैसे वो साइड वो उसमें सॉरी साइड मिरर में वो तो मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस में जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगर आप इतिहास के भी छात्र रहे हैं, बिहार का इतिहास बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए, शुरू से शुरू करिए और आज तक की जो सिर्फ मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो मुझे बताएं। बिहार में पाषाण काल में बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं, जैसे छपरा जिले में चिरांद है, और भी खगड़िया वगैरह बहुत सारे पाषाण काल के मिले हुए हैं। उसके बाद जब हम बुद्ध काल में आते हैं तो बुद्ध की कर्म भूमि ही बिहार रही है। बुद्ध का वो कर्म भूमि और उनकी जो ज्ञान की स्थली है बोध गया, वो बिहार रही है। उसके पहले अगर हम आर्यों की बात करें तो आर्यों का विस्तार मुख्यतः बिहार में ही हुआ है और यूपी में हुआ है, पश्चिम पूर्वी यूपी और बिहार में हुआ है। उसके बाद जब हम बुद्ध पीरियड के बाद जब महाजनपद काल में आते हैं तो उस टाइम सब महाजनपद के रूप में मगध का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ, जिसने लगभग पूरे भारत को एक करने का काम किया। जिसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए मौर्य वंश ने पूरे भारत ही नहीं, मतलब जबकि अफगानिस्तान वर्तमान जो पाकिस्तान है सब पे मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक करने का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत डिक्लाइनेशन वो मौर्यों के बाद हुआ, लेकिन फिर गुप्त काल में फिर से पाटलिपुत्रा का उदय हुआ, और फिर से एक समय समुद्रगुप्त के काल में लगभग समूचा भारत एक तरह से बिहार के ये जिसमें केंद्रीकरण की भूमिका बिहार की रही, पूरे भारत को केंद्रीकृत करने की। जिसके बाद उसके बाद गुप्त काल के बाद अगर हम थोड़ा सा फिर से बिहार का डिक्लाइनेशन जिसके बाद शुरू हुआ, तो और उत्तर भारत में कन्नौज और जहाँ से वर्धन वंश की स्थापना हुई, वहाँ वो सेंटर में आ गया। उसके बाद बिहार में धीरे धीरे जो विदेशी आते गए, और धीरे धीरे विदेशियों का भी वर्चस्व बिहार में रहा। उसके बाद जब हम आज़ादी की लड़ाई में हम देखते हैं तो इसके बाद अकबर वगैरह के काल में भी बिहार काफ़ी केंद्र में रहा था। बिहार और बंगाल से जो राजस्व आता था उसका इस्तेमाल जो भी मुगल कालीन शासक थे उसका इस्तेमाल अपने क्षेत्र विस्तार या अन्य जो प्रशासनिक खर्च थे उसमें किया करते थे। धीरे धीरे बिहार और बंगाल काफ़ी रिच हुआ करते थे, जिसके राजस्व पर ब्रिटिश सरकार निर्भर रहा करती थी। ठीक है, बस धन्यवाद। साकेत जी आप इतिहास पर ही चर्चा जारी रखें। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आपकी रुचि रही है। यस सर। 20वीं सदी के में बहुत सारे हमारे समाज सुधारक रहे हैं यस। जिन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यस। ऐसे में एक था ब्रह्म समाज, एक था आर्य समाज, यस सर। एक था आपको प्रार्थना समाज,
तो पहले तो हमें ये बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना सर राजा राम मोहन राय ने करी थी। और कारण क्या था, बहुत संक्षिप्त में बताएं। जहाँ तक मैंने कहानी पढ़ी है सर, उनकी भाभी की उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को सती प्रथा करनी पड़ी थी, जिसका विरोध उन्होंने किया था, और उसके बाद से सती प्रथा के क्रमबद्ध विरोध के कारण ही उन्होंने बाद में आगे चलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा का एवोल्यूशन कब हुआ था और किनके टाइम में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में हुआ था सर। वो अच्छा। नियम 17 के तहत सर। प्रार्थना समाज की संस्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना सर आत्माराम पांडुरंग ने की थी सर। और उनमें एमजी रानाडे साहब का क्या योगदान रहा है? एमजी रानाडे साहब सर उसमें वो सहायक की भूमिका थे, मतलब उनकी भी प्रमुख भूमिका रही थी सर उसमें। ये ब्रह्म समाज कहा जाता है कि बहुत ही रेडिकल था, और ये प्रार्थना समाज रेडिकल नहीं था, क्या सही ये मान्यता है? सर ब्रह्म समाज उतना रेडिकल नहीं था जितना कि जैसे कि उस टाइम बंगाल में जो। चलिए आर्य समाज की बात करें। आर्य समाज की स्थापना किसने की? सर दयानंद सरस्वती ने की थी। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? इसकी सर स्थापना मैडम व्लादिवोस्टोक ने करी थी। व्लादिवोस्टोक या अनी बेसेंट ने की थी? व्लादिवोस्टोक ने करी थी शायद। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। आइए बैठिए साकेत। कैसा अनुभव रहा आपका? सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, थोड़ी घबराहट हो रही थी सर मुझे। साकेत आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो, और आपके चयन होने की पूरी संभावना है। इंटरव्यू में आप अच्छा करोगे। आपका इतिहास विषय लिया है आपने, इतिहास विषय पर जानकारी आपकी काफ़ी अच्छी रही है। विभिन्न क्वेश्चंस पूछे गए, उसके अलावा कुछ बजट पे जो क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ जानकारी थी, कुछ जानकारी आपके पास नहीं थी, कोई बात नहीं है, आपके पास वक्त बहुत है। यस। तो आप एक तो बिहार में जो 7 निश्चय है, यस, 7 निश्चय को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो उसके अंदर क्या क्या स्कीम का नाम दिया गया है, यस, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, अगर उस 7 को अगर आप ठीक से आत्मसात कर लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने कहा कि पिताजी हमारे टीचर हैं, माँ भी टीचर है। यस। एजुकेशन से एक पहला क्वेश्चन आता है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? यस सर। खास करके प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति इतनी खराब। तो उस पर आप थोड़ी तैयारी कर लो, ताकि सिलसिलेवार ढंग से प्रायोरिटाइज करके आप बता सको कि ये समस्याएं हैं, और ये भी तैयारी कर लो कि अगर मुझे मौका दिया जाता है तो ये समाधान हो सकता है। तो आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन जाएगा आपका, अगर इस तरह का आप कर लो। इतिहास में आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि इतिहास में आपको कोई तकलीफ होगी। स्टेट पर आपका सब्जेक्ट आपका क्या है? सर फिजिक्स है सर। फिजिक्स है, ग्रेजुएशन में फिजिक्स रहा है, और आपने एमए किया है हिस्ट्री से। तो बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट फिजिक्स पर भी आप थोड़ा सा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स को आप जान लो। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि अंदर जाके प्रोब किया जाएगा, बट फंडामेंटल्स ठीक रहना चाहिए। आपके अपने स्टेट, आप वेस्ट चंपारण के रहने वाले हो, वेस्ट चंपारण के इतिहास पर भी थोड़ा सा ध्यान दौड़ा लीजिए। हो सकता है कोई आप पूछा जाए कि उसका इतिहास क्या रहा है वेस्ट चंपारण का। तो शुरू से लेके आपको प्राचीन काल से लेके फ्रीडम स्ट्रगल तक का कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। और अदरवाइज बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। आपको तो चिंता सता रही कि क्या पहन के जाना चाहिए। जिस ड्रेस में आप आए हो तो कभी नहीं पहन के जाना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास अगर फॉर्मल ट्राउज़र है, फुल पैंट, फॉर्मल शर्ट, तो वो पहन के जाइए। अगर आपके पास ब्लेज़र है, अगर आपके पास, तो टाई लगा के ब्लेज़र के साथ जाइए। तो और उसमें अगर आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कि मैंने टाई नहीं लगाया, मैं ब्लेज़र नहीं पहन सकता हूँ, तो शर्ट और फॉर्मल ट्राउज़र्स, फॉर्मल फुल शर्ट में आप जाइए। तो और शूज़ भी फॉर्मल होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और कोई विशेष आपको चिंता हो तो पूछिए हम लोगों से। सर मतलब थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट से आपको बिल्कुल दूर, किस बात की घबराहट हो रही है आपको? आपने इतना बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया है, अब तो सिर्फ इंटरव्यू अंतिम पायदान पर आप खड़े हैं। यस सर। जिसको कहते हैं ना सक्सेस के थ्रेशोल्ड पर, कह रहा है ना, बिल्कुल आप हैं कि
सफलता के बहुत करीब आ गए आप, तो इसमें तो आप स्माइल लाइए चेहरे पर, जो था आपके स्माइल, बॉडी लैंग्वेज आपका रहे पॉजिटिव, बस इतना ही करना है। थोड़ी बहुत घबराहट तो होती ही है, बट घबराहट में ऐसा ना हो कि जो भी आप जानते हैं वो प्रेजेंट ना कर पाए। आप समझ रहे हैं ना, घबराहट पर बार बार आप, अभी तो बहुत समय है, बार बार आप अपने ही लोगों के बीच में आप मॉक इंटरव्यू देते रहिए, ना कुछ हो तो आईना के सामने बैठ के एक बात करते रहिए आप, बहुत सुधार आ जाएगा। आप अच्छे कैंडिडेट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज्ञान आपका अच्छा है, आपको सक्सेस मिलेगा आपको। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।